हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम जीएसटी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन लेवी स्कीम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन लेवी? कंपोजिशन लेवी जो स्कीम है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, और ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए इसलिए है क्योंकि देखो, जो भी बिजनेसेस है उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, उस टैक्स की बहुत सारी प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ती है, तो उनके लिए एक बर्डन बन जाता है। तो स्मॉल बिजनेस को इससे रिलीफ देने के लिए, इस बर्डन से रिलीफ देने के लिए कंपोजिशन लेवी स्कीम बनाई गई है। और इस लेवी स्कीम के अंडर जो टैक्स पेयर है उसे अपनी टर्नओवर की एक फिक्स परसेंटेज एज टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए इसके साथ साथ ही उसको बहुत सारी प्रोविजंस के बर्डन से रिलीफ मिलता है। तो अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं और इसकी लिमिट्स पढ़ते हैं कि कौन पर्सन इसके लिए, इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम। लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन एलिजिबल है? तो कंपोजिशन लेवी स्कीम कैन बी अवेल्ड इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। जिस पर्सन ने इस स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन ली है, वो रजिस्टर्ड पर्सन की जब अगर टर्नओवर जो है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम है, तो वो पर्सन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब जो ये थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो नॉर्मल स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए डिफरेंट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी हैं वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसकी लिमिट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंडर, अगर उस पर्सन की जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक फाइनेंशियल ईयर की 1.5 करोड़ से कम है, उसकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है, तो वो पर्सन कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल है। और वहीं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंडर अगर पर्सन की, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है एक फाइनेंशियल ईयर की, वो अगर 75 लाख रुपीस से कम है, तो वो पर्सन कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो ये लिमिट्स बनाई गई हैं फॉर नॉर्मल स्टेट्स और फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कंपोजिशन लेवी स्कीम। तो कंपोजिशन लेवी स्कीम इज एन ऑप्शन। ये एक टैक्सेबल पर्सन को ऑप्शन अवेलेबल होती है कि अगर उसे लगता है कि वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, जो लिमिट्स हैं उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है कंपोजिशन स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स। जो कंपोजिशन लेवी स्कीम है वो एक टैक्सेबल पर्सन ऑप्ट कर सकता है, और ये जो स्कीम है वो सारे गुड्स की सप्लाई पे एप्लीकेबल है। जितने भी गुड्स की सप्लाई के साथ वो पर्सन जो रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल पर्सन है, वो डीलिंग कर रहा है, उन सभी गुड्स की सप्लाई पे ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बिल ऑफ सप्लाई। देखिए, अगर हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर पे कर रहे हैं और हमने कोई भी कंपोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट नहीं की है, तो हम एक टैक्सेबल इनवॉइस इशू करते हैं अंडर जीएसटी। मतलब जब एक पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है और वो एक टैक्सेबल सप्लाई है, मतलब उस पर टैक्स लगेगा, तो उस टैक्सेबल सप्लाई के लिए उसे एक टैक्सेबल इनवॉइस इशू करना पड़ता है। बट अगर वो पर्सन, उसने कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंडर रजिस्टर करवाया हुआ है और एप्लीकेशन ली है, तो वो पर्सन एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, क्योंकि वो पर्सन जिसने कंपोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट किया है वो इनवॉइस इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो बिल ऑफ सप्लाई ये होता है। अब देखो, सब फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स और फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स में है कि जो पर्सन है गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो उसको ये वर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे अपने बिल ऑफ सप्लाई पे। जब वो एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा तो उसको बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पर कुछ वर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे। वो हैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ठीक है, कि वो एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो टैक्स
सप्लायर्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं इन केस ऑफ फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, पहले हम गुड्स की बात कर रहे थे, अब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो उसे कौन से वर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे? टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2, जो भी डेट है उसको मेंशन करते हुए हम लिख देंगे कि नॉट एलिजिबल टू टैक्स कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। तो इस तरह ये वर्डिंग्स मेंशन होती है और ये होता है बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वैलिडिटी ऑफ द कंपोजिशन लेवी स्कीम। तो अ पर्सन, जो भी पर्सन कंपोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट कर रहा है, उसको उसकी क्या वैलिडिटी है, मतलब इस स्कीम के अंडर वो कब तक एलिजिबल होगा। तो क्योंकि मैंने आपको लिमिट्स पढ़ाई हैं कि कौन से लिमिट्स हैं जिसके अंडर वो पर्सन कंपोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है, तो अगर वो पर्सन उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो टर्नओवर, सपोज मैंने आपको बताया कि नॉर्मल स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ से बिलो अगर टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, तो वो पर्सन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। तो मतलब अगर एक्चुअल में उसकी टर्नओवर बिलो है तो वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पर्सन की जो वैलिडिटी है वो तब तक चलती रहेगी, इस कंपोजिशन स्कीम को वो तब तक ऑप्ट करके रख सकता है जब तक वो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है और उसे कोई भी हर साल फ्रेश एप्लीकेशन को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली बात यह है कि अगर वो पर्सन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंडर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो वो पर्सन कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल वे से हम अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, बट अगर हमने कंपोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट की है तो हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। तो वो पर्सन अगर नॉर्मल टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है तो वो पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा हर एक टैक्सेबल सप्लाई के लिए, जो भी उसने सप्लाई की है उसके लिए वो टैक्स इशू करेगा, और जो भी उसको टैक्स इनवॉइस उसने इशू किया है उसको एक इंटीमेशन फाइल करनी पड़ेगी कि जो भी उसने ये स्कीम ऑप्ट की थी कंपोजिशन लेवी स्कीम, उससे अब वो विड्रॉ कर रहा है। रीज़न वो विड्रॉ इसीलिए कर रहा है क्योंकि अब जो वो कंपोजिशन लेवी स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उससे अब वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मतलब या तो उसकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है 1.5 करोड़। तो ये थी वैलिडिटी। होप सो आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 5th पॉइंट की तरफ, विच इज़ रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आपने मेरी पिछली GST की वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ आ चुका होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लें, और एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको समझाया था कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, अगर हमने इनपुट लिया है, मतलब किसी चीज़ को परचेज किया है, तो जब हम परचेज करते हैं हम उस पर इनपुट टैक्स पे करते हैं। तो इनपुट टैक्स जब हमने पे किया तो उस पे हमें जो क्रेडिट मिलेगा वो हमारा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज हमने 300 इनपुट टैक्स पे किया था जब हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे थे। हम एक मैन्युफैक्चरर है, हमने उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया, अब हम वो हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया, आउटपुट बन गया है। अब जो आउटपुट टैक्स हमें उस पर पे करना है वो है 450 रुपीज़। 300 तो हमने इनपुट टैक्स पे किया था, अब 450 हम आउटपुट टैक्स हमें पे करना है। तो जो 300 था जो हमने इनपुट टैक्स पे किया था उससे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे 300 रुपीज़। अब 450 हमें पे करना है, तो 450 माइनस 300 इक्वल्स टू 150। अब हम सिर्फ 150 रुपीज़ और पे करेंगे क्योंकि 300 हमें पहले पे कर दिया था, 150 अब हम पे करेंगे, तो टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 450। तो इस तरह हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। पर जो टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंडर और जिसने ऑप्ट किया है और उसके अंडर टैक्स पे कर रहा है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो पर्सन कंपोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट करता है उसे अपनी टर्नओवर की एक फिक्स परसेंटेज ही पे करनी पड़ती है एज टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कीम शैल बी
एलिजिबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स अंडर द सेम पैन। मतलब अगर एक बिजनेस है, उसकी अलग एक स्टेट के अंदर ही काफ़ी जगह रजिस्ट्रेशंस हैं, अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन उसने ली हुई हैं, या फिर आउटसाइड द स्टेट उसकी रजिस्ट्रेशंस हैं, मतलब पर अगर वो सेम पर्सन है, उसकी रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह पर है तो वो सेम पर्सन, उसका सेम पैन है, तो जो पर्सन का सेम पैन है वो पर्सन अपनी सारे रजिस्ट्रेशंस के लिए कंपोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, और उनकी सभी रजिस्ट्रेशंस पर वो कंपोजिशन लेवी स्कीम एप्लीकेबल होगी। 7th is conditions which may render a person ineligible for the scheme। इनएलिजिबल मीन्स कि वो पर्सन, क्या कंडीशंस है जिसके अंडर वो पर्सन किसी कंपोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, इनएलिजिबल हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या है कि अगर वो उस स्कीम को रॉन्गली ऑप्ट कर सकता है, अगर उसने रॉन्गली ऑप्ट कर लिया है उस स्कीम को, मतलब उसे इसके क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता था या फिर कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो पर्सन इनएलिजिबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज हिज टर्नओवर फॉर गुड्स एक्सीड 1.5 करोड़। मतलब जो मैंने आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बताई थी कि 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए टर्नओवर, तो वो पर्सन एलिजिबल होता है। तो ऑफ कोर्स अगर 1.5 करोड़ से बढ़ जाती है उसकी टर्नओवर, तो वो पर्सन इनएलिजिबल हो जाएगा, वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। और जो मैंने एक आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताए थे, वो स्टेट्स अब यहाँ मेंशन किए गए हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 1.5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है टर्नओवर तो वो पर्सन इनएलिजिबल होगा, पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए वो लिमिट 75 लाख रुपीज़ थी, वो आपको मैंने पिछले टेबल में पढ़ाया था। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। तो इनके लिए 75 लाख रुपीज़ से अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाती है तो ये अनएलिजिबल होंगे। अगर टर्नओवर ऑफ सर्विसेज 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो भी वो पर्सन अनएलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम के लिए, कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए। या फिर वो पर्सन इस स्कीम की जो कंडीशंस हैं उसको कॉन्ट्रावीन करता है, मतलब उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता या फुलफिल नहीं करता या इस स्कीम के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, तो वो पर्सन इनएलिजिबल हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस थे। थैंक यू वेरी मच। आगे का पोर्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।